Hello everyone. So today is our last class of metrology. Today we will discuss the remaining topics of metrology. So let's move on our topics, that is strain, that is load cell. स्ट्रेन गेज लोड फेल इज़ अ टाइप ऑफ लोड फेल. तो अगर हम बात करें लोड फेल की, तो इसमें क्या होता है कि हम कोई भी जो आपका फोर्स है या लोड है या वेट मेजरमेंट, उसके लिए हम जो है लोड फेल का इस्तेमाल करते हैं. इसमें क्या होता है, प्राइमरी और जो आपके सेकेंडरी ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनको एडजस्ट करके हम इन मेजरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं. अब अगर बात करें यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की, तो वो आपका एक कह लीजिए कि इलास्टिक मेटल का बना हुआ होता है, जबकि जो आपका सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होता है वो आपका स्ट्रेन गेज या रेजिस्टेंस वायर स्ट्रेन गेज कह लीजिए स्पेसिफिकली, उसका इस्तेमाल हम जो है इसमें करते हैं. अब बात करें टाइप्स ऑफ लोड फेल की, जो कि बेसिकली यूज़ में आते हैं, तो इसमें है आपका स्ट्रेन गेज लोड फेल, हाइड्रोलिक लोड फेल, डायफ्राम लोड फेल, स्पूल लोड फेल, रिंग लोड फेल, बहुत ढेर सारे हैं. ठीक है, लेकिन बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका होगा हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक एंड इलास्टिक फोर्स डिवाइसेस. ठीक है, तो अब बात करें अगर इनके वर्किंग की, तो इसमें क्या होता है, एक तरीके से इसको हम इलेक्ट्रिक लोड फेल भी, जो आपका स्ट्रेन गेज लोड फेल होता है, इसको इलेक्ट्रिक लोड फेल भी कहते हैं. इसमें क्या होता है कि जो आपका इस लोड फेल के द्वारा जो कैरी किया गया वेट होता है, देखिए ऊपर जो है यहाँ पे लोड बटन जहाँ पे है, यहाँ पे आपका वेट रखा जाता है. तो जो कैरी किया गया वेट होता है वो आपका रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं तो हमें वेट की वैल्यू पता चल जाती है. अब देखिए वेट की वजह से क्या होता है, या तो आपका लोड फेल है उसमें या तो टेंशन क्रिएट होगा या कंप्रेशन क्रिएट होगा. अब अगर बात करें तो यहाँ पे आपका जो वेट ऊपर रखा गया है, इसमें आपका नीचे क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेन गेज जो है, बॉन्डेड स्ट्रेन गेज वो लगा रहता है, जो कि आपके जो मेटल है उससे क्या रहता है, इंसुलेटेड रहता है. ये जो आपका बॉन्डेड स्ट्रेन गेज होता है, तो जैसे ही आपके क्या नाम है, इसमें लोड की वजह से आपका जो मेटल है उसमें कोई भी डायमेंशनल चेंज आता है, तो ये स्ट्रेन गेज उसको सेंस कर लेता है. फिर इससे क्या होता है कि आपका एक केबल के थ्रू जो है लीड्स कनेक्ट रहते हैं, तो वहाँ जो इससे कनेक्टेड आपका रेजिस्टेंस होता है व्हीट स्टोन ब्रिज में, वो जो है ब्रिज का जो रेजिस्टेंस होता है वो चेंज होता है, ब्रिज आपका क्या होता है वो अनबैलेंस हो जाता है. और उससे हम ये पता कर लेते हैं, मतलब जो रिकॉर्डर्स लगे होते हैं वो इस चेंज को रिकॉर्ड कर लेते हैं, और फिर हम कैलिब्रेटेड स्केल पे उसको वेट में कन्वर्ट कर लेते हैं कि हमारा कितना वेट जो है लोड फेल पे रखा गया है, और उसके अकॉर्डिंग जो है उसके प्रोपोर्शनली जितना रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हुआ रहता है, वो आपका जो है वेट को कैलिब्रेट करके बता देता है कि इतने रेजिस्टेंस डेवलपमेंट के लिए इतना वेट जो है वो जिम्मेदार है, या इतना वेट लगाया गया होगा तो इतना रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है. कैलिब्रेशन के थ्रू ये चीज़ हम पता कर लेते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें अगर, तो आपका हाइड्रोलिक लोड फेल की. अब हाइड्रोलिक लोड फेल अगर बात करें, तो यहाँ पे एक आपका डायफ्राम होता है. डायफ्राम के अंदर जो है आपका कोई भी फ्लूइड रख लीजिए, जैसे नॉर्मली क्या होता है ऑयल भरा रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे डायफ्राम होता है, डायफ्राम के अंदर जो स्पेस होता है वहाँ पे आपका ऑयल भरा रहता है. ठीक है, अब डायफ्राम जो एक तरीके से एक ऊपर से फोर्स अप्लाई करी जाती है, जिससे कि क्या होता है, आपका जो लिक्विड है उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है.
अब जो आपका लिक्विड है या कह लीजिए ऑयल है, उसमें जब ये प्रेशर डेवलप होता है तो इस प्रेशर को हम, जो आपकी इंडिकेटिंग डिवाइस होती है या प्रेशर इंडिकेटर्स होता है, उसके थ्रू, जो आपका बर्डन गेज होता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो प्रेशर में चेंज आता है या जो प्रेशर डायफ्राम के थ्रू प्रेशर डेवलप होता है आपके लिक्विड में या ऑयल में, उस प्रेशर को हम इस क्या नाम है बर्डन गेज के थ्रू मेजर कर लेते हैं। और इससे हमें जो है लार्ज अमाउंट में जो आपका प्रेशर होता है वो कैलिब्रेटेड स्केल पे जब मेजर करते हैं तो हम ये पता कर लेते हैं कि उस प्रेशर के लिए या उस प्रेशर के रिस्पेक्ट में कितना फोर्स जो है अप्लाई हुआ रहेगा, यानी कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल फोर्स। तो वहाँ से आपका जो प्रेशर के प्रोपोर्शनल फोर्स होती है वो कैलिब्रेटेड स्केल पे हमें एज आ आउटपुट मिल जाती है कि इतना फोर्स जो है अप्लाई किया गया होगा, तो इतना फोर्स जो है अप्लाई करने पे हमारा इतना प्रेशर ऑयल में डेवलप हुआ। इसी तरीके से अगर बात करें हम न्यूमेटिक का, तो न्यूमेटिक जो आपका लोड फेल होता है, इसमें भी चैम्बर में आपका एक चैम्बर होता है जिसमें आपका एयर भरा रहता है, ठीक है, कह लीजिए, और एक नोजल लगी होती है। डायफ्राम ऊपर की साइड लगा होता है, नीचे की साइड जो है नोजल लगी होती है। अब जो फोर्स जो है जब डायफ्राम पे अप्लाई करी जाती है तो क्या करती है कि डायफ्राम को डिफॉर्म करती है, जिससे कि जो डायफ्राम और आपके नोजल के बीच का गैप होता है, ठीक है, वो गैप क्या होता है, चेंज हो जाता है ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम नीचे की तरफ जब प्रेस दबेगा तो उससे आपका वो गैप जो है वो बदल जाएगा। अब इससे क्या होता है कि जो आपका चैम्बर में प्रेशर होता है वो प्रेशर भी बदल जाता है। अब जैसे जैसे हम फोर्स को इंक्रीज़ करेंगे तो गैप आपका क्या होगा, जो आपका गैप है नोजल और डायफ्राम के बीच में, वो गैप भी क्या होगा, धीरे धीरे उसी रेट पे डिक्रीज होगा, कम होगा, जिससे कि आपका प्रेशर P2 जो है वो चैम्बर में इंक्रीज हो जाएगा। अब ये जो आपका इंक्रीज्ड प्रेशर है ये एक फोर्स को प्रोड्यूस करेगा जो कि डायफ्राम को इसके ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न करेगी, ठीक है। तो ये जो आपका फोर्स F है, यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। तो जो आपका ये डेवलप्ड फोर्स है P2, वो डेवलप प्रेशर है P2, जिसके वजह से जो आपका डायफ्राम है वो रिटर्न ओरिजिनल पोजीशन में जाता है, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाता है जिस प्रेशर के थ्रू। उस प्रेशर को हम क्या करते हैं, जो है वो आपका इंडिकेटर या कह लीजिए आपका जो प्रेशर इंडिकेटर होता है उसके थ्रू हम उस प्रेशर को मेजर कर लेते हैं और ये पता कर लेते हैं कि कितना फोर्स जो है अप्लाई किया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इलास्टिक फोर्स डिवाइसेस। तो अगर इलास्टिक फोर्स डिवाइसेस की बात करें तो इसको हम, इनका इस्तेमाल हम स्टैटिक और डायनेमिक दोनों प्रकार के जो है फोर्स मेजरमेंट के लिए करते हैं। इनमें क्या होता है कि जो आपका इलास्टिक मेंबर होता है उस पर आपका फोर्स अप्लाई किया जाता है, जिससे कि इलास्टिक मेंबर में क्या होता है, स्ट्रेन डेवलप होता है और वो क्या होता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस या मैकेनिज्म के थ्रू जो है हम मेजर कर लेते हैं और मेजर करने के बाद उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जो उसका मेजरमेंट होता है, मतलब कैलिब्रेशन करके हम जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब अगर बात करें जो हमारा इलास्टिक मेंबर है वो हमारा किस फॉर्म में होता है, तो बेसिकली ये आपका डायफ्राम भी हो सकता है, आपका रिंग्स भी हो सकते हैं, आपके सिलेंडर भी हो सकते हैं, कुछ भी जो है आपका हो सकता है। देखिए, अब अगर बात करें तो जो इलास्टिक मेंबर्स होते हैं आपके, उनमें जो डिफ्लेक्शंस होता है उसको हम मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला होता है मैकेनिकल मेथड और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेथड। तो अगर मैकेनिकल मेथड की बात करें तो इसमें जो है जैसे ही आप फोर्स को अप्लाई करते हैं तो डायल गेज जो होता है, जैसे ही आप इलास्टिक रिंग पे, ये देखिए आपकी इलास्टिक रिंग है,
यहाँ पे आपने फोर्स को अप्लाई किया, तो ये अंदर क्या होता है, एक डायल गेज हम सेटअप कर देते हैं। तो डायल गेज के थ्रू जैसे ही कोई भी डिफ्लेक्शन होता है उसको हम आसानी से मेजर कर पाते हैं, और उस डिफ्लेक्शन को क्या करते हैं, हम कैलिब्रेट कर लेते हैं, तो हमें जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वैल्यू मिल जाती है। मतलब कि जैसे ही रिंग पे आपने एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर अप्लाई किया, तो रिंग की डायमेंशन क्या होगी, इलास्टिक है तो डायमेंशन चेंज होगी, यानी कि जो स्ट्रेन है वो डेवलप होगा। अब ये जो चेंज होता है इलास्टिक मेंबर्स में, ये हम अंदर एक डायल गेज लगा रहता है, तो उसके थ्रू जो है हम इस डिफ्लेक्शन को मेजर कर लेते हैं। अब जो डिफ्लेक्शन होता है इसकी रीडिंग्स को हम रिकॉर्ड करके और फिर कैलिब्रेशन के थ्रू या कैलिब्रेटेड स्केल पे ये पता कर लेते हैं कि इतने डिफ्लेक्शन के लिए कितनी जो है आपकी फोर्स रिक्वायर्ड है। इस तरीके से हमें फोर्स की वैल्यू जो है, रिंग पे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू वो पता लग जाती है। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेथड की, तो इसमें क्या करते हैं कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट या स्ट्रेन होता है उसको यहाँ पे मेजर करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपका हो गया पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को यहाँ पे डायनेमिक फोर्स मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही आपका जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है उसकी डायमेंशन में चेंज होता है, जैसे ही आपका फोर्स अप्लाई होता है, तो फोर्स अप्लाई होने से जो आपका क्रिस्टल है उसकी डायमेंशन में चेंज होगा। काफ़ी ये सेंसिटिव होते हैं, इसलिए माइन्यूट डायमेंशनल चेंज को भी ये सेंस कर लेते हैं, और उसको फिर हम क्या करेंगे, जो डायमेंशनल चेंज होगा उसको हम कैलिब्रेटेड स्केल पे फोर्स में चेंज कर लेंगे कि इतने डायमेंशन चेंज के लिए हमारा कितना फोर्स जो है अप्लाइड होगा। इस तरीके से हम जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वैल्यू पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंसिपल के थ्रू जो है, या पीजो इलेक्ट्रिक आपका ट्रांसड्यूसर के थ्रू मेजर कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस, सो लेट्स कवर इट। अगर बात करें देखिए टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर एक तरीके से आपका क्या होता है, अगर हम इसे डिफाइन करें तो इट्स फॉर डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। मतलब कि कोई चीज़ कितनी कोल्ड या हॉट है उसी को हम किससे मेजर करते हैं, टेम्परेचर से। अब देखिए अगर जिस तरीके से बात करें तो आपका कोई भी अगर सब्सटेंस है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो या तो क्या होगा, हॉट होगा या तो कोल्ड होगा। यानी कि वो हॉट है या कोल्ड है ये डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर कितना है। अब जो बात आती है हीट की, तो हीट क्या होता है, एक तरीके से जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसी को हम जब क्वांटिफाई करते हैं, ठीक है, वो हम किससे करते हैं, जो ये आता है आपका टेम्परेचर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये किसके वजह से आता है, हीट के। अब हीट क्यों होता है, हीट जैसे कि आपका वाटर फ्लो होता है एक बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, है ना, तो इसी तरीके से जो हीट होता है वो आपका एक प्रकार से एनर्जी होती है जो कि कोल्ड बॉडी में हार्ड बॉडी से जो है वो फ्लो करती है, और वो तब तक फ्लो करती है जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल ना आ जाए। अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो मिल जाती है। अब देखिए इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट आपके पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए जो है, या डिफरेंट इफेक्ट जो है टेम्परेचर की वजह से जनरेट होते हैं। तो बेसिकली जैसे कि आपका कम्बशन प्रोसेस हो गया, या आपका हीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, या आपका स्ट्रेस हो गया, थर्मल स्ट्रेस हो गया, इन सब की एनालिसिस करने के लिए हमें टेम्परेचर का जो है मेजरमेंट वो काफ़ी जो है क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट रोल जो है टेम्परेचर मेजरमेंट प्ले करता है। अब बात करें अगर कि सेंसिंग डिवाइसेस की जिसके थ्रू हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, उनको हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, या कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें से पहला है आपका क्लासिफिकेशन अगर करें तो पहला आपका है एक्सपेंशन थर्मोमीटर, दूसरा है चेंज ऑफ स्टेट थर्मोमीटर, तीसरा है इलेक्ट्रिक मेथड ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, एंड चौथा है रेडिएशन एंड ऑप्टिकल पायरोमीटर। ठीक है, ये जो है चार आपके बेसिकली
जो है कैटेगरीज हैं जिसके बेस पे हम टेम्परेचर को क्लासीफाई, टेम्परेचर मेजरमेंट को या कह लीजिए थर्मोमीटर को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब पहला अगर बात करें हम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, जिसमें आता है आपका बाई मेटेलिक या सॉलिड रॉड थर्मोमीटर। तो अगर हम इसकी बात करें तो बाई मेटेलिक थर्मोमीटर में क्या होता है, एक सेकेंड। अब अगर बात करें बाई मेटेलिक ट्रांसड्यूसर की, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपके दो अलग अलग मटेरियल के जो है आपके दो अलग अलग मटेरियल के जो स्ट्रिप्स होती हैं, जिसको हम बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स बोलते हैं। अभी ये स्ट्रिप्स क्या होती हैं, एक दूसरे से जो है, यहाँ आप देख रहे होंगे, ये पहला जो है अलग मटेरियल है जिसकी थिकनेस T1 है, दूसरा अलग मटेरियल है जिसकी स्ट्रिप थिकनेस T2 है। अब ये दोनों स्ट्रिप क्या है, एक दूसरे से जो है बॉन्डेड हैं, ठीक है। अब जैसे ही सबसे पहले क्या करते हैं, इन स्ट्रिप्स को हम कैंटिलीवर फॉर्म में रखते हैं, मतलब स्ट्रेट स्ट्रिप्स होती हैं, इसको कैंटिलीवर फॉर्म में रखते हैं। और जब क्या करते हैं कि इनको हम हीट करते हैं, इस पर हीट एनर्जी देते हैं, तो जो इनका एंड होता है, जो फ्री एंड होता है, कैंटिलीवर फॉर्म में रखते हैं, तो जो फ्री एंड इनका होता है वो बेंड हो जाता है, जस्ट बिकॉज कि जैसे ही हमने हीट सप्लाई किया तो अलग अलग मटेरियल हैं, तो उनका अलग अलग एक्सपेंशन रेट होगा। इस वजह से जिस मेटल का ज़्यादा एक्सपेंशन होता है वो अगले मेटल की साइड में क्या होता है, बेंड हो जाता है। अब ये डिफ्लेक्शन को हम क्या करते हैं, टेम्परेचर से कोरिलेट करते हैं, और कोरिलेट करने के बाद हम टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं कि कितना टेम्परेचर चेंज जो है वो आया, जिसकी वजह से एक्सपेंशन रेट, कितना टेम्परेचर हमने अप्लाई किया, जिसकी वजह से इस फॉर्म में हमें एक्सपेंशन रेट मिला कि इस साइड में मेटल बेंड हो गया, ठीक है। अब अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें, जो आपका बायोमेटेलिक थर्मोमीटर होता है, तो इसके अगर प्रिंसिपल की बात करें तो जब हम दो जो है चपटी हुई रिबन्स को, या क्या कह लेते हैं आपके स्ट्रिप्स को, जिनका जो है जो आपका एक्सपेंशन कॉफिशिएंट होता है वो अलग अलग होता है, ऐसे मेटल्स को आपस में हम क्या करते हैं, जो उनके एजेस होते हैं उनको हम रिबिट या आप कह लीजिए ब्रेजिंग के थ्रू जो है जोड़ देते हैं, बाउंड कर देते हैं। तो जब हम तापक्रम में, यानी कि टेम्परेचर में हम चेंज करते हैं, तो जो इनके कॉम्बिनेशन का फ्री एंड होता है, कैंटिलीवर फॉर्म में रहता है, तो जो फ्री एंड होता है वो क्या करता है, अलग अलग रेट पे एक्सपेंड होता है, क्योंकि वो बायोमेटेलिक होते हैं तो अलग अलग रेट पे एक्सपेंड होता है। और उसके वजह से क्या होता है कि एंड जो होता है फ्री एंड वो बेंड हो जाता है, और जो ये एक्सपेंशन होता है, जो ये डिफ्लेक्शन होता है, ये आपके अप्लाइड जो टेम्परेचर होता है उससे क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो जब प्रोपोर्शनल होता है तो जिस तरीके से अब बेंडिंग रहती है, उस बेंडिंग को हम मेजर करके और कैलिब्रेट करके ये पता कर लेते हैं कि अप्लाइड टेम्परेचर की वैल्यू हमारी इतने बेंडिंग के लिए कितनी रही होगी। अगर बात करें तो ये जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स हम इस्तेमाल करते हैं, ये डिफरेंट अलॉय के होते हैं, मतलब कि जो इनका हम इस्तेमाल करेंगे वो इस बेस पे करेंगे कि हमें टेम्परेचर रेंज कितना, टेम्परेचर जो है जो हम जिस बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, ये वो उसका जो रेंज है टेम्परेचर का वो कितना हो सकता है। अलग अलग रेंज के लिए जो है अलग अलग हम मेटल का इस्तेमाल या एलॉयज का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इन एलॉयज की प्रॉपर्टी की बात करें तो बेसिकली हमारा जो है प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हैं आपकी नंबर एक बात तो कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि किस रेट पे जो है ये एलॉय एक्सपेंड कर रहे हैं, ये मैटर करता है इनके सिलेक्शन के लिए। उसके अलावा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि किस जो इलास्टिसिटी मॉडुलस है एलॉयज का वो कितना है। उसके बाद इलास्टिक लिमिट आफ्टर कोल्ड रोलिंग, कोल्ड रोलिंग के बाद जो है इनकी इलास्टिक लिमिट कितनी है,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेटलर्जिकल स्टेबिलिटी, इसके बेस पे जो है हम इन मेटल्स को सेलेक्ट करते हैं। अब इनको क्या करते हैं, जो ये स्ट्रिप्स होती हैं इनको हम हाई टेम्परेचर वेल्डिंग प्रोसेस के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, बाउंड कर देते हैं। और बेसिकली अगर देखा जाए तो हम इन मेटल्स का जो है टेम्परेचर मेजरमेंट में हम इनवार और टिन एलॉय का विशेषकर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनका जो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता है वो 0.189 10⁻⁻4 से 0.009 10⁻⁻4 के आसपास होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ये आपकी बाईमेटेलिक स्ट्रिप्स होती हैं इनको हम हेलिकल फॉर्म में जो है वो लपेट लेते हैं, ठीक है। और ये जो है ये हमारे जो मेजरिंग डिवाइस है, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, उसका ये बेस होती हैं, ये जो आपकी स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। इनको हेलिकल फॉर्म में लपेट लेते हैं। फिर इनका जो एक सिरा होता है उसको हम एक फिक्स सॉफ्ट पे फिक्स कर देते हैं और दूसरे सिरे को हम फ्री रखते हैं और दूसरे सिरे को हम एक मूवेबल सॉफ्ट पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। एक सिरे को फिक्स सॉफ्ट पे अटैच करते हैं और दूसरा सिरा जो कि आपका मूवेबल या कह लीजिए फ्री होता है उसको हम मूवेबल सॉफ्ट से जो है अटैच करते हैं। अब जो आपका मूवेबल सॉफ्ट होता है उससे एक आपका कनेक्ट रहता है इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर से जुड़ा हुआ रहता है। अब जब हम क्या करते हैं, जिस भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना होता है, जब उसको कांटेक्ट में लेके आते हैं तो ये जो आपकी स्ट्रिप्स होती हैं ये ऑटोमेटिकली क्या होती हैं, ओपन होने लगती हैं, खुलने लगती हैं। जो हमारी हेलिकल फॉर्म में रहती हैं ये इनकी कुंडली जो है ओपन होने लगती है एक्सपेंशन की वजह से। अब इससे क्या होता है, जो आपका रोटेटिंग शाफ्ट है वो रोटेट करने लगता है, गतिशील हो जाता है और जो आपका इंडिकेटर है, पॉइंटर है, वो कैलिब्रेटेड स्केल पे जो एक्सपेंशन की वैल्यू है उसको बताता है और वहाँ से हम ये पता कर लेते हैं कि इतने एक्सपेंशन के लिए, इतने जो है चेंज के लिए हमारा टेम्परेचर कितना अप्लाई किया गया होगा। जब जो कैलिब्रेटेड स्केल है उस पर इतना एक्सपेंशन आ रहा है, उसके बाद उस एक्सपेंशन को हम टेम्परेचर में कैलिब्रेट करके और मेन स्केल पे हमें जो रीडिंग है टेम्परेचर की वो हम गेन कर लेते हैं। फिर बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक की बायोमेटेलिक, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। तो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपका एक जो है इन्वेलप टाइप का इन्वेलप होता है ग्लास का, जिसमें हम जो आपका लिक्विड होता है जिसका जो एक्सपेंशन रेशियो होता है वो काफ़ी अधिक होता है, जैसे कि आप मरकरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उस लिक्विड को जिनका रिस्पॉन्सिव जो लिक्विड होता है काफ़ी हाईली रिस्पॉन्सिव या कह लीजिए सेंसिटिव होता है, उसको हम इस जो है ग्लास एनवेलप में फिल्ड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि इनका नीचे की तरफ एक टेम्परेचर सेंसिंग बल्ब लगा होता है। यहाँ पे आपका क्या रहता है, ये लिक्विड जो है आपका वो फील्ड रहता है, ठीक है, जिसका एक्सपेंशन रेशियो हाई होता है और इनकी सेंसिटिविटी काफ़ी तेज़ होती है या रिस्पॉन्सिवनेस काफ़ी अधिक होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस बल्ब में फील्ड कर देते हैं। उसके बाद बल्ब के ऊपर जो है आपका स्टेम में यहाँ पे आपका कैपिलरी ट्यूब होता है, ठीक है, और साथ ही में आपका टेम्परेचर स्केल बना रहता है स्टेम में, ठीक है। तो जब भी हम बॉडी को, जो भी हमारी बॉडी जिसका हम टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं, उसको हम कांटेक्ट में इस बल्ब के लेके आते हैं, तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो जो बल्ब में फील्ड आपकी
लिक्विड होती है वो क्या करती है, तेज़ी से एक्सपेंड करती है। तो एक्सपेंड करेगी तो आपको पता है कैपिलरी में क्या होता है कि जो डायमीटर होता है काफ़ी छोटा होता है, तो स्मॉल जो है चेंज के लिए भी जो आपको कैपिलरी में डिस्प्लेसमेंट दिखेगा लिक्विड लेवल का वो काफ़ी अधिक दिखेगा। तो इससे क्या होता है कि जैसे भी थोड़ा सा भी टेम्परेचर में चेंज होता है या टेम्परेचर चेंज सेंस करता है आपका बल्ब, ये जो लेवल होता है लिक्विड का कह लीजिए स्टेम में, वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो जो ये एक्सपेंशन होता है आपका लिक्विड का, उस एक्सपेंशन को हम कैलिब्रेटेड जो आपकी स्केल होती है उस पर रीड आउट कर लेते हैं। अब वो ऑलरेडी जो है स्केल जो आपकी होती है वो ऑलरेडी कैलिब्रेटेड होती है कि मतलब इतने एक्सपेंशन के लिए टेम्परेचर में इतना चेंज, इतने एक्सपेंशन के लिए टेम्परेचर में इतना चेंज। अब मान लीजिए आपने कोई भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करा, कल आपने मेजर किया था तो वो उसके बॉडी का टेम्परेचर था 99 या 100 कह लीजिए, 100 जो है 100 था, और उसके बाद आपने मेजर किया तो आपको उसका टेम्परेचर 102 मिला। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने कल मेजर किया था तो उसका एक्सपेंशन जो है बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो कम हुआ था, यानी कि तब हमारा टेम्परेचर कम था। आज जो है टेम्परेचर ज़्यादा था तो हाईली एक्सपेंड किया, और एक्सपेंशन कितना पर यूनिट टेम्परेचर पे कर रहा है उसी के बेस पे हम जो स्केल्स है उसको जो है वो हम कैलिब्रेट करके रखते हैं कि टेम्परेचर चेंज इतने जो है उसके लिए एक्सपेंशन के लिए इतना होगा। वहाँ से हम रीड आउट कर लेते हैं कि हमारा कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है बॉडी का। अब कुछ जो है आपके लिक्विड्स हैं जिनका आप रेंज जो है कि कितने रेंज के अंदर जो है ये टेम्परेचर्स को मेजर कर सकती हैं, उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका मरकरी है जो कि 3.5 से लेके 510 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेजर कर सकता है। दूसरा आपका अल्कोहल है जिसका रेंज आपको 80 to 70 जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है टॉलुइन, टॉलुइन का है 80 to लेके 100। उसके बाद प्यूटेन है, प्यूटेन का 200 to 30 रेंज है। फिर नेक्स्ट है आपका क्रियोसोट, क्रियोसोट का जो है रेंज वो आपको 5 to लेके 200 तक मिलेगा। अब बात करें कि जो आपका टेम्परेचर रेंज के बेस पे ही जो आपकी ये लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर होता है, इनकी जो इकोनॉमी है यानी कि कॉस्ट है वो भी वैरी करती है। जितना अधिक आप टेम्परेचर रेंज का थर्मामीटर लेंगे उतना ही जो है इनका कॉस्ट अधिक होगा। अगर हम बात करें नॉर्मल ग्लास जो है जो थर्मामीटर होता है उसको हम बेसिकली 450 डिग्री तक का उससे हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है 450 से 500 से ऊपर अगर हमें मेजर करना है तो यहाँ पे हम क्वार्ट्ज थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर बात करें फीचर्स की तो सबसे बड़ी बात है ये काफ़ी सिंपल होते हैं। ठीक है, कुछ नहीं होता है, आपने भी देखा होगा जो डॉक्टर्स लेके आते हैं, बॉडी में लगाइए और आप सीधे वहाँ से मेजर कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि इनका जो है कॉस्ट कम होती है और सिंपल होते हैं। दूसरा, ये आसानी से कहीं भी डॉक्टर देखिए कहीं भी लेके जेब में रख के घूमता रहता है, पोर्टेबल होते हैं। और जो अगर कोई फिजिकल डैमेज है तो इनका आसानी से डिटेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो लिक्विड इन मेटल थर्मोमीटर। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड इन मेटल थर्मोमीटर। तो अगर बात करें लिक्विड इन मेटल थर्मोमीटर की तो इसमें क्या होता है कि आपका जो आपने ग्लास ट्यूब देखी थी वो ग्लास ट्यूब ना होके यहाँ पे क्या होता है आपका मेटल का ट्यूब होता है। तो एक्चुअली में मेटल का डायमेंशन तो जैसे आपने ग्लास में देखा था तो वहाँ पे लिक्विड लेवल का जो है एक्सपेंशन होता था, तो उससे आप जो है आसानी से मेजर कर लेते थे कि लिक्विड का कितना एक्सपेंशन हुआ। लेकिन यहाँ पे लिक्विड का एक्सपेंशन ना होके यहाँ पे टेम्परेचर के साथ साथ क्या होता है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम जो है वो वैरी नहीं करता है। इसकी वजह से क्या होता है जो इंटरनल प्रेशर होता है थर्मोमीटर के अंदर का वो प्रेशर आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम उस प्रेशर को मेजर करते हैं
और कैलिब्रेटेड स्केल पे ये पता कर लेते हैं कि इतने टेम्परेचर राइज के लिए हमारा प्रेशर कितना जो है वो चेंज हुआ होगा। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो आपका वॉल्यूम लिक्विड का होता है वो वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहता है, और आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ आपका जो अंदर लिक्विड होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सॉरी प्रेशर इंक्रीज होता है, और प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो प्रोपोर्शनली आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब प्रेशर राइज होने से क्या होता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है। अब जब हम बात करें तो जो टेम्परेचर आपका प्रेशर राइज से होता इंक्रीज होता है उसको हम कैलिब्रेटेड स्केल पे मेजर करके और ये पता कर लेते हैं कि हमारा अप्लाइड टेम्परेचर कितना है। यहाँ पे अगर बात करें तो जो आपका प्रेशर राइज होता है उसको हम कैलिब्रेटेड स्केल के थ्रू टेम्परेचर राइज में चेंज करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, जैसे ही आपका इस तरीके से आपका जो ट्यूब है मेटेलिक ट्यूब वो इस तरीके से रहती है स्पाइरल फॉर्म में, तो जैसे ही आपका यहाँ से टेम्परेचर राइज हुआ प्रेशर राइज होगा, प्रेशर राइज होगा तो वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, तो ये जो है ये बेंड्स आपके ये एक्सपेंड होंगे, यानी कि इनका डायमीटर बढ़ेगा, तो डायमीटर बढ़ेगा तो ये ऊपर जो आपका इंडिकेटर लगा हुआ है ये मूव करेगा, रोटेट करेगा, तो इसको कैलिब्रेटेड स्केल पे आप आसानी से टेम्परेचर मेजरमेंट में जो कैलिब्रेटेड रहती है स्केल वहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारा टेम्परेचर कितना है। एक्चुअली में होता तो प्रेशर में चेंज की वजह से है, जो एक्सपेंशन ओपन होती है ट्यूब, लेकिन प्रेशर जो आपकी स्केल होती है वो प्रेशर के लिए कैलिब्रेट ना होके वो आपके टेम्परेचर के लिए कैलिब्रेट रहती है कि इतने प्रेशर चेंज के लिए जो टेम्परेचर है इतना राइज होगा, तो जो है वो स्केल आपकी टेम्परेचर पे बनी रहती है और वहाँ से हम जो है टेम्परेचर को आसानी से मेजर कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, सॉरी लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर तो हो ही गया था, गैस थर्मोमीटर। अगर हम बात करें गैस थर्मोमीटर की तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जो लिक्विड है उसके जगह पे गैस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आपका जो प्रेशर होता है, जैसे कि अगर हम बात करें गैस के एक्सपेंशन की, तो जो कि आपका गैस लॉ होता है उस पर डिपेंड करता है, आइडियल गैस इक्वेशन पे, दैट इज PV = RT। तो यहाँ से आप जो है इसी प्रिंसिपल पे जो है आपका गैस थर्मोमीटर काम करता है कि जैसे ही आपका टेम्परेचर राइज होता है तो जो गैस है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है। ठीक है, टेम्परेचर राइज की वजह से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है और आपका प्रेशर जैसे ही चेंज होता है तो प्रेशर के साथ साथ जो है आपका टेम्परेचर भी चेंज होता है। अगर बात करें तो यहाँ से PV = RT से आप देखेंगे P = क्या हो जाएगा, RT/B, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा साथ साथ क्या होगा, आपका प्रेशर बढ़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं और ये जो आपका बल्ब होता है यहाँ पे आपकी गैस फिल्ड रहती है। ठीक है, अब ये जो आपका बल्ब होता है ये क्या होता है, डायरेक्टली एक कैपिलरी ट्यूब से कनेक्ट होता है स्टेम के थ्रू, कैपिलरी ट्यूब से कनेक्ट होता है और कैपिलरी ट्यूब जो है वो बर्डन ट्यूब से कनेक्ट रहती है। तो जब आपका जिस बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना रहता है वहाँ पे बल्ब उसके कांटेक्ट में आता है तो जो गैस रहती है वो एक्सपेंड करती है, एक्सपेंड करके कैपिलरी में राइज कर जाती है। राइज करने के बाद जब ये बर्डन ट्यूब में जाती है तो टेम्परेचर क्या होता है, आपका प्रेशर में कन्वर्ट होता है और प्रेशर हाई प्रेशर की वजह से जो आपका ट्यूब है जो स्पाइरल फॉर्म में है वो क्या होती है, बर्डन ट्यूब वो स्ट्रेटन होती है थोड़ा सा रूट, जिसके स्ट्रेटन होने से क्या होता है कि यहाँ पे देखिए आपका जो इंडिकेटर होता है वो मूव करने लगता है। जैसे जैसे आपका ये ओपन होगा, आपका जो स्पाइरल फॉर्म है
कैपिलरी का। तो जैसे जैसे ओपन होगा उसी तरीके से ये वाला जो आपका कनेक्टेड है, जो इंडिकेटर का एंड है या रोलर फॉर्म में कनेक्टेड है आपके बर्डन ट्यूब से, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो यहाँ स्केल पे जो है आप कैलिब्रेटेड ऑलरेडी रहती है स्केल टेम्परेचर के लिए, तो कितना प्रेशर चेंज है उसके लिए कितना टेम्परेचर चेंज होगा वो वहाँ पे मेंशन रहता है, और टेम्परेचर जितना चेंज होता है वो हमें जो है कैलिब्रेटेड स्केल पे टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाती है। बात करें रेंज की, तो जो आपका गैस थर्मोमीटर होता है इसकी रेंज 130 से लेके 540 डिग्री सेल्सियस तक की होती है। अब बात करें इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट की, तो अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में टेम्परेचर राइज या टेम्परेचर फॉल की वजह से जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वो राइज और फॉल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है। और वहाँ से जो है जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस आर वोल्टेज आर ईएमएफ जो आपका डेवलप होता है वायर में, वो चेंज होता है। और उस चेंज के अकॉर्डिंग जो है कि कितने टेम्परेचर के लिए आपका इतना ईएमएफ या वोल्टेज या रेजिस्टेंस चेंज हुआ, उसको हम कैलिब्रेटेड स्केल पे मेजर कर के ये पता कर लेते हैं कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना था, जिसके वजह से रेजिस्टेंस में या ईएमएफ में या वोल्टेज में इतना परिवर्तन आया, और कैलिब्रेशन के थ्रू हम टेम्परेचर को पता कर लेते हैं। अब बात करें तो यहाँ पे आपको 3 जो है वो बेसिकली मेजरमेंट में टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए 3 प्रकार के थर्मोमीटर मिलेंगे। पहला है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, दूसरा है थर्मिस्टर और तीसरा है थर्मोकपल। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की, तो आपका जो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है इसमें क्या होता है कि आपका एक बल्ब होता है या कह लीजिए रेजिस्टेंस एलिमेंट होता है बल्ब, ठीक है, जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल लीड्स लगे होते हैं, और एक रिकॉर्डर होता है और जो कि आपके रेजिस्टेंस को मेजर करता है, या रेजिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी उसको कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो ये रेजिस्टेंस होता है आपका, ये बेसिकली कॉयल फॉर्म में होता है, या कह लीजिए वेरी फाइन प्लेटिनम निकल और कॉपर वाउंडेड नॉन कंडक्टिव आपका मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक इंसुलेटिंग सिरामिक्स फॉर्मर होता है जो कि एक्सटर्नली इसको इन सबको मेटल्स को प्रोटेक्ट किए रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका ग्लास या पायरेक्स बल्ब हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लेटिनम सेंसिंग या कह लीजिए जो है वायर जो होते हैं आपके डिफरेंट वायर, वो यहाँ पे निकल कॉपर प्लेटिनम का वायर जो है वो आपका यहाँ पे रहता है, और बाहर जो आपकी वो लीड्स लगी रहती है। अब जैसे कि आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी टेम्परेचर के लिए, जो रिलेशन होता है लीनियर रिलेशन, वो आपका होता है और टी इक्वल टू, यानी कि टेम्परेचर टी पे जो आपका रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है, और नॉट यानी कि 0 पे टेम्परेचर, फिर इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी, जहाँ अल्फा और बीटा क्या होते हैं, एक्सपेंशन कॉफिशिएंट होते हैं, कांस्टेंट ऑफ डिपेंडिंग ऑन अ मटेरियल। बीटा और अल्फा वो मटेरियल के ऊपर जो है आपका एक्सपेंशन कॉफिशिएंट डिपेंड करता है। यहाँ पे बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है किसी भी मेटल का, वो रो यानी कि रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे अब डिपेंड करता है। अब जैसे ही आपका टेम्परेचर चेंज होता है, तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो आपका कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है ये बेसिकली किस वजह से होता है, पहला तो आपका होता है डायमेंशनल चेंज की वजह से, जो कि एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आ जाता है। एक्सपेंशन होगा तो बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन है तो घटेगा। दूसरा होता है चेंज इन करंट अपोजिंग प्रॉपर्टी, मतलब कि जो चेंज इन करंट होता है उसको जो आपका मटेरियल है वो सेल्फ जो है अपोज करता है, और इसके वजह से जो है जो आपका टेम्परेचर है उसको रेजिस्टेंस टेम्परेचर की वजह से जो है रेजिस्टेंस जनरेट
होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो जो आपका ट्यूब होता है उसको हम क्या कर सकते हैं कि इनर्ट गैस या तो इवैक्यूएट कर दें, कोई भी एयर वहाँ पे मौजूद ना हो उस ट्यूब के अंदर, या तो हम इनर्ट गैस फिल कर देते हैं जिससे कि आपका जो मेटल वायर हैं वो जो है प्रोटेक्टेड रहें, उसको जो है किसी तरीके से हार्म ना आए, या कह लीजिए कोरूजन वगैरह से वो अफेक्टेड ना हो। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस वायर है वो जो है मैकेनिकल स्ट्रेस से फ्री होना चाहिए, मतलब कि किसी तरीके से जो है उसमें स्ट्रेस जनरेट ना होने पाए। जो आपके मेटल जैसे कि मान लीजिए आपके जो वायर हैं अगर उसमें स्ट्रेस हो जाएगा तो वो जो है आपका उनका रेजिस्टेंस चेंज जो वो डिफ़र कर जाएगा, मतलब कि वो फ्रीली जो है आपका जो डायमेंशनल चेंज है उसमें ड्यू टू रेजिस्टेंस जो आपका रेजिस्टेंस चेंज है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर वो आपका अफेक्ट कर जाएगा अगर ऑलरेडी जो है स्ट्रेस रहेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर होता है, जो जिस टेम्परेचर को हमें मेजर करना होता है, हम उससे हाइयर टेम्परेचर के लिए जो मेटल होता है उसको एनलिंग प्रोसेस के थ्रू एनल करते हैं, जिससे कि उसका जो टेम्परेचर चेंज है उस पर ज़्यादा इफेक्ट वायर पे ना पड़े। अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहले आपको जो ये आपका बल्ब है, यहाँ पे जिस बॉडी का टेम्परेचर हमें मेजर करना हुआ उसको हम टच में लाते हैं, और टच में लाने के बाद क्या होता है जो आपका यहाँ पे वायर लगा हुआ है इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। और रेजिस्टेंस चेंज को हम क्या करते हैं, ये लीड्स के थ्रू हमें यहाँ पे ये पता चल जाता है कि जो है रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ। और जब रेजिस्टेंस चेंज आपको पता चल गया कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज हुआ तो हम कैलिब्रेटेड स्केल पे उस रेजिस्टेंस चेंज के लिए कितना टेम्परेचर जो है अप्लाई किया गया है या बॉडी का टेम्परेचर क्या है वो हम कैलिब्रेटेड स्केल पे पता कर लेते हैं, और वही आपका आउटपुट हो जाता है। अगर बात करें एडवांटेज की तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि सिंपली मतलब कि काफ़ी सिंपल होता है ये आपका। दूसरा क्या होता है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में जो आपकी एक्यूरेसी होती है वो अच्छी होती है, इनको इंस्टॉल करना और रिप्लेस करना काफ़ी आसान होता है, और बल्ब की सेंसिटिविटी भी अच्छी होती है। अब नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा है थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर क्या होता है, एक तरीके से ये आपके अर्धचालक मेटल होते हैं, जो आपका ये एक तरीके से आपके निकिल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, इन सब के जो है मेटल ऑक्साइड या कह लीजिए सिंटर्ड मिक्सचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। और इनको ही हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक भी कह सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये इनकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है। ये सेमीकंडक्टर जो है जो टेम्परेचर होता है उसके अगेंस्ट में ये एज अ रजिस्टर जो है या कह लीजिए निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट हैविंग हाईली निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट के साथ ये रिएक्ट करते हैं। मतलब कि अगर निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट की बात करें तो जैसे ही आपका टेम्परेचर चेंज हुआ तो ये क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस जनरेट कर देंगे उस चेंज के अगेंस्ट में, और जो इनका टेम्परेचर है वो क्या होगा, निगेटिव में डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो इनका रेजिस्टेंस है, चूँकि ये निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट इनके पास होता है, तो इस वजह से ये जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, उसके अगेंस्ट में डिक्रीज करेगा। और जैसे जैसे आपका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इनका इंक्रीज करेगा, यानी कि जस्ट अपोजिट इफेक्ट आप टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर चेंज वो ये शो करते हैं। अब देखिए इनमें क्या होता है कि ये मेटालिक ऑक्साइड होते हैं और जो है एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी या डिजायर्ड शेप में जो है इनको बाइंडर्स के साथ जो है सिंटर्ड करके और इलेक्ट्रिकल टर्मिनल बना के इनको बनाया जाता है, ठीक है। अब जो टर्मिनल्स होते हैं, जैसे ही आप उनको जिस भी बॉडी का हमें टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, उससे कनेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमने थर्मिस्टर को व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट किया तो जब आप
जिस बॉडी का टेम्परेचर आपको मेजर करना है उस बॉडी का कांटेक्ट करेंगे तो जो इनका रेजिस्टेंस होगा वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करेगा, और उस चेंज जो आपका चेंज इन रेजिस्टेंस होगा वो कैलिब्रेटेड स्केल पे आपका जितना टेम्परेचर चेंज हुआ उसको शो कर देगा। अगर देखिए बात करें तो जो इनकी सेंसिटिविटी होती है वो काफ़ी अधिक होती है, यानी कि ये बहुत कम टेम्परेचर चेंज के लिए बहुत ज़्यादा जो है रेजिस्टेंस चेंज शो करते हैं। यूजुअली ये 25 डिग्री के लिए जो है करीब करीब 200 जो है 200 ओम का रेजिस्टेंस शो करते हैं। और अगर बात करें गुणांक की तो इनका 0.29 पर डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है इनका गुणांक होता है। 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज के लिए लगभग ये 78 ओम का रेजिस्टेंस जनरेट करते हैं। तो इनको एक बैटरी के साथ और माइक्रो एमीटर के साथ जो है सीरीज़ में हम कनेक्ट कर देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस होता है, और फिर हम टेम्परेचर का जिस बॉडी का हमें टेम्परेचर मेजर करना होता है हम उसको कनेक्ट करके और टेम्परेचर का मेजरमेंट इसके थ्रू कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है थर्मोकपल। तो थर्मोकपल बेसिकली क्या होता है कि आपका ये सीबेक इफेक्ट पे जो है काम करता है। अब बात करें अगर सीबेक इफेक्ट की तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके दो डिफरेंट मेटल हैं उनको एंड्स को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और जो जंक्शन होता है जिस पे वो कनेक्टर रहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जंक्शन J1 है, उस जंक्शन को अगर हम हीट करें तो जो उनके फ्री एंड होते हैं वहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होता है। अगर अब उस फ्री एंड को हम किसी सर्किट पे कनेक्ट कर दें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इस ईएमएफ की वजह से जो है वो चेंज इन ईएमएफ की वजह से उन जंक्शन के बीच में जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। अब ये जो आपके जो दो डिसिमिलर मेटल यानी कि कह लीजिए आपके असमान धातुएं जो होती हैं, इनको हम एक एंड पे क्या करते हैं मिला के जंक्शन फॉर्म कर देते हैं, और दूसरे एंड पे क्या होता है कि जब हम जो आपका जंक्शन होता है उस पर जब टेम्परेचर चेंज अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर हीट करते हैं, तो दूसरे एंड पे आपका जो आपका ईएमएफ ग्रेडियंट है वो आपको मिलता है, ठीक है। और इस तरीके से जो है हम जो आपका ईएमएफ है उसकी वजह से जो करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो को हम कैलिब्रेटेड स्केल पे मेजर करके टेम्परेचर चेंज का पता लगा सकते हैं कि हमारा कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, यानी कि कितना जंक्शन पे हमारा टेम्परेचर अप्लाई किया गया है जिसकी वजह से इतना ईएमएफ जनरेट हुआ है। नेक्स्ट है आपका पायरोमीटर। तो अगर पायरोमीटर की बात करें तो ये एक तरीके से आपकी जो है जो आपकी रेडिएशन एनर्जी होती है उस पर वर्क करता है, ठीक है। अगर बात करें तो जो आपकी विकिरण या रेडिएशन एनर्जी होती है वो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है उसके साथ साथ हमारी रेडिएशन एनर्जी भी बढ़ती है। अब जो आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन फार्मूला होता है, अगर आप उस पर फोकस करें तो वो होता है आपका W = सिग्मा ई T⁴, जहाँ पे W आपका क्या होता है रेडिएशन एनर्जी होती है या रेडिएशन एनर्जी होती है। सिग्मा आपका होता है स्टेफन कांस्टेंट जो कि जिसकी वैल्यू 1.71 10⁻⁹ BTU पर स्क्वायर फीट पर आर होता है। ई क्या होता है इमिसिविटी होती है जो कि आपका 0 से 1 के बीच में किसी भी सरफेस के लिए लाई करती है, और टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर या केल्विन में आपका टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो जैसे कैसे आप क्या करते हैं पायरोमीटर के प्रिंसिपल की बात करें तो जैसे ही आप किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से जो एनर्जी या रेडिएशन इमिट होती है उसको किसी लेंस के द्वारा जो है थर्मोकपल पे आप कन्वर्ज करते हैं, तो थर्मोकपल पे क्या होता है आपका एक ईएमएफ जो है वो जनरेट होता है एज अ आउटपुट, ठीक है। अब उसको हम मिली वोल्ट मीटर के रूप में जो है हम कैलिब्रेट करते हैं। अब वो जो आपका ईएमएफ जनरेट होता है उसको आप क्या करेंगे कि रिकॉर्डर पे
रीड आउट कर लेंगे कि ईएमएफ की वैल्यू क्या है थर्मोकपल के थ्रू। अब जो आपकी ईएमएफ जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू होगी उसको हम कैलिब्रेटेड स्केल पे टेम्परेचर के फॉर्म में मेजर कर लेंगे, यही इसका बेसिकली प्रिंसिपल है। अब अगर बात करें यहाँ पे वर्किंग की तो देखिए यहाँ पे आपका फर्नेस या हॉट बॉडी है जिससे आपका रेडिएशन एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये लेंस पे आएगी, लेंस से क्या होगा कि ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपका थर्मोपाइल या कह लीजिए आपका थर्मोकपल पे। थर्मोकपल पे तो थर्मोकपल पे क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा ड्यू टू दिस रेडिएशन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हीट होगा तो हीट की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से आपका जो है ईएमएफ जनरेट होगा और उसको हम कंप्यूटर डिस्प्ले पे आसानी से मेजर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पायरोमीटर का ये बेसिक प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल पे जो आपका पायरोमीटर काम करता है। तो जो आपका मेट्रोलॉजी है वो अब ऑलमोस्ट आपका सारे टॉपिक्स हमने मेट्रोलॉजी के वो कवर कर लिए हैं। और अगर आपको अभी भी किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी यूनिट के टॉपिक में, ठीक है, कि वो चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ आप लोग जो है अपने ग्रुप में या डायरेक्ट कांटेक्ट करके एक बार वो टॉपिक हमें बता दें, तो मैं आपको अभी एक बार फिर से उस टॉपिक को दोबारा से अच्छे से एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे कि आप लोग को दिक्कत ना हो और एग्जाम्स में आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएँ, अच्छे से लिख पाएँ। आई होप आप लोग को जो है जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो समझ में आई हैं और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम सब काफ़ी क्लोज हैं। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए और कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट करके वो डाउट आप अपने क्लियर कर सकते हैं। रही बात क्वेश्चंस की, तो मैं आपको कुछ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी आपके टोटल सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो मैं जल्दी आपके ग्रुप में पीडीएफ फॉर्म में जो है वो पोस्ट कर दूंगा, आप लोग उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस बार जो आपका एग्जाम पैटर्न है तो उसमें आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप से आएंगे, तो सारे यूनिट से मैं जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सेलेक्ट करके और उनका पीडीएफ बना के जल्दी आपके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। आप लोग उसको अच्छे से कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप थ्योरी क्वेश्चन को भी कवर करते जाइएगा, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव भी कवर करेंगे तो जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले आप अपने सब्जेक्ट में रिस्पेक्टिव यूनिट में जो भी आपके टॉपिक्स हैं आप सिलेबस की वाइज जो है उनको प्रॉपरली कॉन्सेप्ट उनका डेवलप करिए और समझिए, उसके बाद जो है उन क्वेश्चन को अटेंड करना शुरू करिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच सर।